हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे हिंदी का दूसरा क्लासेस है, यानी कि दूसरे चैप्टर्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोग वर्णमाला ज्ञान को कंप्लीट किए हैं। अगर जो स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि उसमें हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर किया हूँ। ठीक है, और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ, ताकि आपको वह चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ सके। और हर एक थ्योरी और कंसेप्ट जो होता है वो सारे मैं उसमें क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट है, किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो आपको नंबर दिया गया है वहाँ से आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की हम इस ताबड़तोड़ सेशंस में, जो सेशन है हमारा, इसमें शब्द भेद जो है इसको पढ़ने वाले। शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से हैं, ये सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें ही हम आपको ऐड कर दिए हैं तद्भव और तत्सम, जो आप सिलेबस में इसको हम अलग आपको एक पॉइंट्स दिए थे, बट शब्द भेद में ही उसको भी हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है, या आपको हर एक क्लासेस में वहाँ पे नंबर शो करता है, उस पे आप मैसेज करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शब्द पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब हम शब्द पढ़ने वाले हैं तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में बोलूँ और अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ सके, तो देखिए क्या है। शब्द या जो है दो या दो से अधिक वर्णों से बने बने से ऐसे समूह, वर्णों से बने ऐसे समूह से, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, वर्णों से बने ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्ण, आपको अगर वर्णमाला ज्ञान पढ़ लिए होंगे, उस लेक्चर्स को देख लिए होंगे, तो आपको वर्ण समझ में आ गया होगा कि आखिर वर्ण क्या होता है। ठीक है, और नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उसको देख लें। तो चलिए देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह जिसे वर्ण हम क्या कहते हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। क्या, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। शब्द का अर्थ, कोई भी अगर आप शब्द बोलते हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ से आपका डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ठीक है, कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक, देखिए पॉइंट्स आता है कि विकास या उद्भव की दृष्टि से शब्द को चार भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा विकास या उद्गम की दृष्टि से, सॉरी उद्भव नहीं होगा, उद्गम की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर होगा चार होगा। आखिर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देखेंगे। पहला जो है हमारा तत्सम है। ठीक है, यही जो टॉपिक्स था आपका तत्सम तद्भव, जिसको मैं अलग करके आपको सिलेबस में बताया था, बट लेकिन इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द होता है, पहला होता है जो। तो देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसको आसानी से समझें, क्योंकि यहाँ से तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, यह शब्द जो है ना, इसका मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, यही चार हैं, तद्भव, तत्सम, यहाँ देखो तत्सम, उसके बाद यहाँ आता है देशज और विदेशज। ठीक है, विदेशज, ये तीन, ये जो चार टॉपिक्स हैं ना, जो शब्द को चार भागों में बांटा गया है, इस मुख्य रूप से आपको अगर शब्द में कहीं से क्वेश्चंस बनेगा ना, तो इसी चार से ज़्यादातर बनने की पूरी पूरी चांसेस है। तो इसको आप आसानी से और ध्यानपूर्वक देखो, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो देखो, पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या है।
वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित है। देखो, वैसा शब्द जो हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों ये हमारी भाषाएं हैं, तो ये दोनों भाषा में समान रूप से, जैसा हिंदी में वैसा ही हमारे संस्कृत में, जैसा संस्कृत में वैसा ही हमारे हिंदी में, जो समान रूप से प्रचलित हो। प्रचलित मतलब उसको देखा जाए, उसको बोला जाए, उसको समझा जाए, यानी कि प्रचलित आप समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रचलित है तो, और अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय से प्रयुक्त होता है, जो कि तत्सम शब्द है, जो संस्कृत भाषा में जब उसको यूज़ किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे वो अपना विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय में से वो प्रयुक्त रहता है, यानी कि उसमें लगा रहता है, और हिंदी में उनसे रहित रहता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ ऊपर संस्कृत में है और नीचे यहाँ हिंदी में है। देखो यहाँ पे कर्पूर लिखा गया है, तो देखो यहाँ विभक्ति है, और यहाँ पे देखो कर्पूर लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फलम लिखा है, यहाँ पे फल लिखा गया, तो देखो विभक्ति और जो प्रत्यय है उसको हिंदी में नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ज्येष्ठ लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इसको विभक्ति यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आसानी से, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और प्रैक्टिस करेंगे तो और ही ज़्यादा से आप समझ पाएंगे। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि तत्सम शब्द को चुनें, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से तत्सम शब्द को चुनना होगा। तद्भव शब्द को चुने, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, और उससे आपको तद्भव को चुनना होगा। यहाँ से ये 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर चांस है। उसके बाद देखो तद्भव शब्द, उससे भाव या उत्पन्न होता है, ठीक है। तद्भव मतलब होता है जिससे भाव या उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो, वैसे शब्द जो तत्सम शब्द से विकसित करके बने हैं और कई रूपों में वे समान नज़र आते हैं। देखो, वैसे शब्द जो तत्सम शब्द से विकसित होकर, यानी कि जो तत्सम शब्द है उसी का दूसरा रूप, ठीक है। जो तत्सम शब्द है उसी का दूसरा रूप हमारा तद्भव कहलाता है, ठीक है। उसी से विकसित हुआ शब्द को हम लोग तद्भव कहते हैं। देखो, यहाँ कर्पूर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे कपूर लिखा गया है, ठीक है। तो जो कर्पूर लिखा गया होगा वह, उसको अगर हम तद्भव में रूपांतरण करेंगे, यानी कि बदलेंगे, तो यहाँ पे आपको कपूर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अग्नि लिखा गया है तत्सम में, ठीक है। तत्सम मतलब, देखो तत्सम मतलब ही होता है संस्कृत, ठीक है। तत्सम, सम मतलब संस्कृत, ठीक है। तो तत्सम मतलब होता है संस्कृत। तो देखो, जितने भी आपको वर्ड जो शब्द मिलेंगे ना, जितने भी शब्द अगर आपको संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है, वह आप वहाँ पे फाइनली ऐसे लगा देना कि यह तत्सम ही होगा, ठीक है। और उसी का जब रूपांतरण जो संस्कृत से बना हुआ हिंदी आता है, देखो हम लोग संस्कृत में आग को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। तो देखो, अग्नि ये है जो हमारा, यह तत्सम है, ठीक है। और आग जो हमारा है वह तद्भव है, ठीक है। तो देखो, अग्नि से आग बना हुआ है, तो यह हमारा तद्भव हो जाएगा, और अग्नि हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नीचे तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी जा रही है। इन्हें देखें और समझने की कोशिश करें कि इनमें समानता असमानता क्या है। ओके, चलिए आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखो, उसको छोड़कर यहाँ पे हम देखते हैं देशज, ठीक है। देशज 4 पार्ट में बांटा गया है, विकास एवं उद्गम के स्थान पे, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर हमारा देशज आता है। वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, इनका संस्कृत में कोई संबंध नहीं है। वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, लेकिन इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। देखो, हम बताते हैं, इसको आसान भाषा में समझो। जो हमारे देश में, हमारे भारतीय जो भाषा है, हम अपने जो बोल चाल में जो शब्द बोलते हैं, वही हमारा देशज है। जो हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी शब्द को हम बोलते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, देशज शब्द हैं, ठीक है। देशज मतलब ही होता है हमारे देश का, ठीक है।
देखो खिड़की, ये हमारा देशज है, ठीक है। उसके बाद देखो खुरपा, ठीक है, ये भी हमारा देशज शब्द है। गाड़ी हम लोग बोलते हैं, ये भी हमारा देशज है, यानी कि देसी भाषा जो होता है ना अपना, वही हमारा जो है यह देशज शब्द कहलाता है, ठीक है। उसके बाद छाती, ठीक है, ये भी हमारे देशज शब्द हैं। बाप, ठीक है, लेकिन बाप को हम लोग क्या कहते हैं, पिता बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमारे सब देशज शब्द हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है खिचड़ी, ठीक है। उसके बाद कटोरा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पगड़ी। पगड़ी जो हमारे सर पे सहरा होता है ना, उसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं अपने देशज भाषा में, ठीक है, हम अपने देश में, अपने भारतीय भाषाओं में, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि आखिर देशज शब्द शब्द जो होते हैं, सॉरी, वह क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और वाकई में आप समझ पाएंगे। और उसके बाद जितने भी हम एमसीक्यू कराएंगे उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा ही समझ पाएंगे, ठीक है। बट जो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ें। और एक रही बातें कि थोड़ी सी बात करनी है वीडियो के अंत में, आप बने रहिएगा। एक छोटी सी बातें हैं जो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका विदेशज, ठीक है। विदेशज मतलब ही आप समझ गए, देशज मतलब देसी होता है ना, देशज, ठीक है। और विदेशज मतलब विदेशी भाषाएं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, विदेशी भाषाएं, ठीक है। तो देखिए वैसे शब्द जो ना तो संस्कृत के ना ही हिंदी या अन्य बोलियों की, वे अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। देखो कोई और जो विदेशी भाषाएं हैं जो हम लोग अपनी हिंदी में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग विदेशज कहते हैं, विदेशज, ठीक है, विदेशज शब्द। जैसे स्कूल, स्कूल हमारा कोई हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है। हमारा जो शब्द स्कूल है, ये स्कूल हमारा हिंदी नहीं है, ना ही कोई भारतीय बोली है, ठीक है, और ना ही संस्कृत शब्द है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, ठीक है। जो आप आसानी से समझ लो, जो भी ऐसे वर्ड होंगे जो विदेश में हमारे इंडिया से बाहर बोले जाते होंगे ना, वो सारे के सारे हमारे विदेशज शब्द हैं। देखो डॉक्टर हमारा ना हिंदी है ना ही संस्कृत शब्द है, तो यह हमारा विदेशज हो जाएगा। स्टेशन, देखो स्टेशन को हम लोग अपनी हिंदी बुक में लिखते हैं ऐसे, आप कहीं कहीं भी आप पेपर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो स्टेशंस को जो हिंदी में बोले जाते हैं वो नहीं लिखा रहता है, बट स्टेशन लिखा रहता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी को हम लोग विदेशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। मास्टर, मास्टर भी ना हिंदी है और ना ही संस्कृत है, यह हमारा विदेशज है। ऑफिस, ऑफिस, ठीक है। आप अधिकतर शब्द जो देखोगे ना विदेशज शब्द हमारे जो हमारे बुक्स और जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आप शब्द खोज कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेस, उसके बाद रेलगाड़ी, उसके बाद आता है हमारा कलेक्टर। देखो कलेक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आपको मालूम है? अगर जिसको भी मालूम है प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, ठीक है, कि कलेक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। देखो ना ही यह संस्कृत है और ना ही हमारा हिंदी है, यह हमारा विदेशज शब्द है। तो आप मुझे कलेक्टर का हिंदी जो होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद आता है कमेटी, ऐसे ऐसे। उसके बाद आता है टीन, उसके बाद स्लेट, उसके बाद डिग्री, ठीक है। डिग्री जो आप किसी कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो और जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वहीं आपका एक डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैन, उसके बाद आता है स्टील, उसके बाद आता है फंड, उसके बाद आता है देखो ये भी है रजिस्ट्री, उसके बाद देखो फीस। ये सारे के सारे जो है ना आपके विदेशज शब्द है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे देशज विदेशज। और यहाँ पे आप तद्भव, सॉरी, यहाँ पे आप तद्भव और यहाँ पे आप तत्सम, ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी डाउट्स है आप यहाँ से हमें पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ विकास एवं उद्गम की दृष्टि से देखें, बट यहाँ पे आपको देखो एक और पढ़ना होगा, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। आपको व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। हमारे व्युत्पत्ति के आधार पे जो है हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उद्गम, देखो यहाँ पे विकास और उद्गम के दृष्टि से हमारे शब्द 4 प्रकार के थे, लेकिन यहाँ व्युत्पत्ति के दृष्टि से यानी व्युत्पत्ति के आधार से हमारे शब्द जो होते हैं
वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है? रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ होता है और एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिन्हें खंडित रूप से निरर्थक होते हैं, जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं, जैसे कि कमल, धन, पुस्तक, जग, मत, नीला आदि। अब देखो, आप नहीं समझ पाए, आपको अगर ऐसे आए कि आप चुनो कि इसमें से रूट शब्द कौन है, तो जो शब्द दिया रहेगा उसको आप 2 भाग में करना, और 2 भाग करने के बाद अगर उससे उसमें किसी एक भाग का कोई अलग अर्थ निकलता है तो आप समझ जाना कि वो रूढ़ नहीं है। अगर मतलब 2 खंडन करते हो आप, और अगर किसी का भी कोई अर्थ अगर नहीं निकलता है, वही रूढ़ शब्द है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद हमारा है योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। चूंकि ये शब्द दो ऐसे शब्द 2 रूढ़ों के योग से बने होते हैं, इसलिए इनके खंडन सार्थक रूप से होते हैं। देखो, यहाँ पे आपका जो शब्द है ना, सॉरी, यहाँ पे इसको आप खंडन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर खंडन करते भी हो तो यहाँ पे सार्थक रूप आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर सार्थक रूप नहीं भी मिलेंगे, अगर आप धन को खंडन करते हो, ध और न को अलग अलग में, तो क्या इसका कोई सार्थक रूप आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा रूट शब्द है, ठीक है। अब समझ गए होंगे आसानी से। तो देखो, यहाँ पे योग रूट समझो। अगर इसको अलग करोगे, पाठ प्लस वाला, ठीक है, सॉरी यहाँ साला होगा, तलाबिस और ला, ठीक है, पाठशाला, ठीक है। और यहाँ पे समझ गए होंगे। तो देखो, यहाँ पे बोल रहा है यौगिक शब्द के लिए कि किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। यानी कि हमारा जो यह रूढ़ शब्द है, इसमें हम कोई प्रत्यय या उपसर्ग, आप नहीं समझ रहे होंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, बस धैर्य बनाकर आप सिर्फ सुनो, समझो, आप आसानी से समझ पाओगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा यौगिक शब्द बन जाता है। जैसे कि पाठ जोड़ शाला, हमारा पाठशाला बनेगा, यह हमारा यौगिक रूट है, यौगिक शब्द है। ऐसा शब्द जिसको हम खंडन करें तो कुछ ना कुछ उससे सार्थक शब्द निकले, उसी को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, मेरे आसान भाषाओं में, ठीक है। आप किसी भी शब्द को खंडन करके देखना। अगर देखो, धनवान को अगर आप खंडन करोगे तो एक का होगा धन और एक का होगा वान, ठीक है। अगर खंडन किया जा सके ना, उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, आसान भाषा में समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं योग रूट शब्द। वैसे शब्द जो यौगिक के समान बने हैं, परंतु वे समान अर्थ को छोड़कर विशेषार्थ ग्रहण कर लेते हैं। आपको इसका डिफिनेशन नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है कि आप नहीं समझ पाए होंगे। तो देखो, हम बताते हैं। योग रूट शब्द वैसे शब्द होते हैं कि आपको लगेगा कि यह यौगिक है, लेकिन यौगिक की तरह वह रहता है, बट उसका जो अर्थ निकलता है ना, उसका अपना अस्तित्व छोड़कर किसी और का अर्थ वह प्रस्तुत करता है। अपना अस्तित्व छोड़कर किसी और का अर्थ जो प्रस्तुत करता है, जो दिखाता है, अपने आप को ना दिखाकर किसी और को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, उसी को आप समझ जाओ। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ वर्ड्स को यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे देखो, पंकज, ठीक है, पंक जोड़ ज, पंकज होता है। तो पंकज का मतलब होता है कमल के लिए, ठीक है। पंकज को हम लोग कमल भी कहते हैं, ठीक है। कमल को हम लोग पंकज कहते हैं और पंकज को हम लोग कमल कहते हैं, क्योंकि यह एक पर्यायवाची होता है। पंकज का कमल या कमल का पंकज, यह एक पर्यायवाची है। कि पंख, पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाले कीड़े को हम लोग पंकज कहते हैं, ठीक है। जलीय पौधे, मच्छर, घेघा, केकड़ा, परंतु पंकज केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त हुआ करता है, ठीक है। इसी तरह लंबोदर, पीताम्बर आदि शब्द
योग रूट होते हैं। देखो अब लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका लंबोदर होता है, ठीक है। तो लंबा उदर मतलब समझो, जो हम इसको हम लोग गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। उनका जो नाक है बहुत बड़ा लंबा है। तो देखो यह अपना अस्तित्व छोड़कर किसी और को डिनोट कर रहा है। तो देखो यह भगवान गणेश को बता रहा है कि लंबा हो उदर जिसका, उसको हम लोग लंबोदर कहते हैं। देखो यहाँ पे है हमारा पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। पीला हो जिसका अंबर, उसको हम लोग पीताम्बर कहते हैं, और पीताम्बर हम लोग विष्णु भगवान को कहते हैं। तो देखो योग रूढ़ का यही मतलब होता है कि वो अपना अस्तित्व को खोकर किसी और को अ, विशेषार्थ देता है, ग्रहण करता है, ठीक है, कर लेता है, ठीक है। यही इसका स्वाभाविक रूप है, ठीक है। तो आप यहाँ से तीनों को समझ गए, व्युत्पत्ति के आधार पे भी समझ गए, और यहाँ पे उद्भव के भी, उद्गम के विकास के दृष्टि से भी आप समझ गए शब्द को। अब बचा हमारा प्रयोग के आधार पे शब्द कितने होते हैं। देखो बाबू, प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं इसका डिफिनेशन वगैरह मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप क्लास 9th में हो। इसको आप खुद से पढ़ना अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। देखो प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ, तो खैर आप लोग धैर्य बनाकर ध्यान से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप आसानी से करो, और जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वैसे चलो। आपका 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि सिलेबस मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा, ठीक है। इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। मैं बोल रहा हूँ कि 100% आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहो, मैं आपको दूंगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके, ठीक है। तो देखो प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। आप इसको अपने से पढ़ लेना, और जिसको भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करना, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश करना, इस 8 को, ठीक है। संज्ञा भी आप समझ लेना, सर्वनाम भी, और विशेषण और क्रिया और क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्योंकि इसको आपको तो आना ही चाहिए, लेकिन जो बच्चे को नहीं मालूम है, और मालूम भी है तो वो मिस कर रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो वह पढ़ लेंगे। और कोशिश करना कि खुद से ही पढ़ने की, ठीक है। बाकी मैं हूँ ही। उसके बाद देखो वहाँ तक हो गया। अब देखो हम अर्थ के आधार पर शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे हमारे कितने हैं? तो 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पे हमारे कितने हैं? 4 हैं। आप याद रखना, ठीक है, कितने होते हैं शब्द के आधार पे, शब्द को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से, ठीक है। पहला है हमारा एकार्थी, उसके बाद है अनेकार्थी, उसके बाद है हमारा पर्यायवाची, उसके बाद है हमारा विलोम। इस चारों को आपको पढ़ना है। पर्यायवाची याद करना ही है, विलोम याद करना ही, अनेकार्थी याद करना ही है, एकार्थी आपको नहीं याद करना है। इसको आपको ज़्यादा नहीं देखना है, इसका डिफिनेशन वगैरह हम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यह आप याद कर लोगे कि विलोम शब्द क्या होता है, और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, और रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, ये सारे आप याद कर लोगे, हो जाएगा। और अनेकार्थी शब्द भी याद कर लोगे, हो जाएगा। तो देखो रहा बात कि हम लोग यहाँ पे शब्द जो था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। शब्द से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था, जो भी पॉइंट्स था, छोटा छोटा से लेकर एक बड़ा पॉइंट्स, सारे के सारे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। इस शब्द जो चैप्टर है इसको लेकर आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि सर इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। अपने मन में ऐसा भावना नहीं पालना है कि कुछ तो छूट गया होगा, कुछ नहीं छूटा है। आपको वर्णमाला ज्ञान और आज शब्द का जो चैप्टर है पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया हूँ। और इस पे आप जब एमसीक्यू कर लोगे ना मेरे से लाइव, मेरे जब लाइव मैं सेशन लूँगा, जब आप एमसीक्यू करोगे और जब एमसीक्यू में अच्छे से स्कोर कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो हम कंप्लीट हैं। और जब आप टेस्ट दे लोगे ना तब आपको लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन आप याद रखना अभी ओवर कॉन्फिडेंस लेकर रिवीजन करना मत छोड़ देना, ठीक है। तो शब्द हमारा कंप्लीट होता है। देखो बच्चे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सारे सिलेबस को लेकर कि सर पूरा सिलेबस को पढ़ा दीजिए, हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है कर देंगे हम, हमारा कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप अगर अभी क्लास 8 में हो,
क्लास 9th में जाना, उसका भी तो आप कहीं ना कहीं स्टडी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो अगर पढ़ते हैं तो उस पर भी तो टाइम दीजिए आप, क्योंकि उसी के लेवल पे तो आपका भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना। उसके जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक हैं, उसको भी पढ़िए। जहाँ कोचिंग्स जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उस वहाँ पे जाइए। स्कूल जाते हैं, स्कूल जाइए। जब आपका एग्ज़ाम्स टाइम आ जाएगा तो जब मैं इतने क्लासेस लगा दूंगा ना कि आप पढ़ने मतलब बेचैन हो जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, आपकी डिमांड जायज़ है, आपका डिमांड हम पूरा करेंगे, बट कुछ दिन और रुक जाइए। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसके कारण आप ऐसे कुछ सोचेंगे कि सर ये क्लासेस को स्टार्ट कर दिए। आपकी जो भी बातें हैं हम आप हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए और धीरे धीरे पढ़िए, हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं। और बट आप चाहते हैं कि मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो बस कुछ ही दिनों में हम मैथ की क्लासेस को अनाउंस करने वाला हूँ कि आखिर हमारी मैथ की क्लासेस कब से चलने वाली है, किस तरह चलने वाली है। और आने वाले अगले मंथ में आपको हम टाइम टेबल भी प्रोवाइड कराने लगेंगे कि किस टाइम पे कौन सी क्लासेस और किस टाइम पे कौन सी क्लासेस। और आप अपने हिसाब से जो भी, अगर आप स्कूल जाते हैं, आपके पास अगर टाइम की अभाव है, तो आप अपने हिसाब से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर कब से क्लासेस स्टार्ट करनी है। आप भी अपना कुछ बता सकते हैं, क्योंकि किसने कितने बच्चे के क्लास चलते हैं, स्कूल चलते हैं, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि सारा सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। 100% गारंटी है कि सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास और हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, ठीक है। तो चलिए, आज तो हम लोग अपना शब्द को कंप्लीट कर लिए, और जो नेक्स्ट चैप्टर है आज हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए, ताकि आपको CHS में सिलेक्शन मिल सके और आप एक अच्छे जगह पे जा सकें, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा कर। जय हिंद, बाय बाय।